नमस्कार। कैसे हैं आप सब? ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं प्रथम विश्व युद्ध के कारण। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट आप देखिए, समाचार पत्र। समाचार पत्र ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि समाचार पत्र किसी भी सरकार का तख्ता पलट करने में इतना सक्षम होता है। ठीक है, उसी प्रकार समाचार पत्र का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, किसमें? प्रथम विश्व युद्ध के कारणों में से एक है समाचार पत्र। समाचार पत्रों में अगर हम देखें, ब्रिटेन हर कंट्री के मन में जो हर कंट्री के बीच में जो मनमुटाव हुआ है वो समाचार पत्रों के कारण ही हुआ है। क्योंकि अगर यहाँ पर जब ब्रिटेन की जनता अपने समाचार पत्रों में किसके बारे में? ब्रिटेन की जनता अपने समाचार पत्रों में जर्मनी के बारे में आलोचना कर रही थी, तो इससे जर्मन के लोगों में ब्रिटेन के लिए द्वेष उत्पन्न हो गया। क्योंकि अब जर्मनी के लोग ब्रिटेन को अपना दुश्मन समझने लग गए हैं। उसी तरह जर्मनी में भी ब्रिटेन के बारे में काफ़ी कटु शब्द, काफ़ी उनको बुरा भला कहा गया। इसी तरह अगर आप देखें, इंग्लैंड की जनता को भी उकसाया गया जर्मनी के समाचार पत्रों में। वैसे ही फ्रांस और जर्मनी के संबंध भी समाचार पत्रों के कारण ही बिगड़े थे। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ पे? ओके, अगर हम आगे देखें, आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की जब हत्या हुई थी, तो सर्बिया और ऑस्ट्रिया के बीच में भी जो एक दूसरे के विरुद्ध हुए थे, वो भी समाचार पत्रों के कारण ही हुए थे। एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। जून 1914 में एक समाचार पत्र था जिसका नाम था पीट्सबर्ग में प्रकाशित होने वाले। पीट्सबर्ग में एक प्रकाशित हुआ था जिसका नाम था, उस पेपर का नाम था बोर्स गजट। क्या नाम था? बोर्स गजट एक पत्र था। बोर्स गजट एक पत्र था। इस पत्र में ये लिखा था कि रूस तैयार है और फ्रांस को भी तैयार रहना चाहिए। इससे इन कई राष्ट्रों के बीच में मनमुटाव होने लग गए थे। इससे हर देश एक दूसरे को शक की नज़र से देखने लग गया था। क्लियर है? कोई डाउट है? आगे अगर हम देखें, समाचार पत्रों की तरह ही एक और कारण था अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव। समझ में आ रहा है? अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव। समझ में आ रहा है? क्योंकि विश्व में ऐसी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं थी जो कि कई राष्ट्रों के बीच में जो संधियां हो रही हैं उसका लेखा जोखा रख सके, या कोई भी राष्ट्र अगर अपनी मनमानी कर रहा है तो वो उसको समझा बुझा सके और उसको एक सलाह मशवरा दे सके। ऐसी कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था विश्व में, जैसे आज के टाइम में प्रेजेंट में यूएनओ है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस है, यूएनओ है, वैसे ही कोई संस्था उस समय नहीं थी। यूरोप के कई देश अपनी मनमानी कर रहे थे। पर अगर आप देखें, यूरोप में उस टाइम पे कई अंतर्राष्ट्रीय कानून तो ज़रूर थे। समझ में आ रहे हैं? संस्था तो कोई नहीं थी, ये फैक्ट है, बट कई अंतर्राष्ट्रीय कानून थे। कई अंतर्राष्ट्रीय कानून उस समय थे जो कि लोगों के बीच में लोगों के बीच में एक संधि के तौर पर बनाए गए थे। बट 1899 और 1907 में, समझ में आ रहा है, 1899 तो 1907 में
समझ में आ गया। 1899 से लेके 1907 के बीच में एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में कई प्रस्ताव रखे गए थे और उस सम्मेलन में ये स्वीकार किया गया था कि सभी देश अपनी सुविधाओं के अनुसार इनका पालन करने लग गए थे। इस सम्मेलन का नाम क्या था? हेग। क्या नाम था इस सम्मेलन का? हेग सम्मेलन। इस सम्मेलन में कई अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाए गए। क्लियर है? जो कि जिसको हर किसी को मानना उसका एक नैतिक कर्तव्य था। परंतु हुआ ये कि हर राष्ट्र अपने आप को एक संपन्न राष्ट्र मानता था, जिसके कारण वो अपनी सुविधा के अनुसार इन कानूनों का यूज़ प्रयोग करता था। क्लियर है? कोई डाउट है? ठीक है। ऐसे ही सभी देश अपने आप को संपन्न राष्ट्र मानकर अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञाओं की अवहेलना करने लगे और वो एक दूसरे से अंदर ही अंदर संबंध बनाने लग गए। जैसे छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ मैं। इटली जो है ये त्रिगुट का सदस्य था। समझ में आ रहा है? इटली त्रिगुट का सदस्य था, बट इसने 1902 में फ्रांस के साथ और 1909 में रूस के साथ अपनी गुप्त संधियां कर ली थी। क्लियर है? समझ में आ रहा है? एक तरफ तो ये त्रिगुट का सदस्य है, तो दूसरी तरफ ये अंदर ही अंदर किससे अपने फ्रांस और रशिया से भी अपने संबंध बना रहा है। तो ऐसे कई राष्ट्र थे जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का प्रयोग नहीं कर रहे थे। क्लियर है? जिस तरह समाचार पत्र और अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव प्रथम विश्व युद्ध का कारण थे, उसी तरह एक और का कारण है आर्क ड्यूक की हत्या। ठीक है? समझ में आ गया? आर्क ड्यूक की हत्या। आर्क ड्यूक की हत्या ये सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण कारण है। इसी युद्ध के इन्हीं राजा के मृत्यु के कारण प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। ऑस्ट्रिया और सर्बिया ऑस्ट्रिया और सर्बिया के संबंध 1908 में बहुत ज़्यादा बिगड़ गए थे, जो कि अपनी चरम सीमा पर पहुँचे। 1914 में ये अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुके थे। ऑस्ट्रिया सर्बिया के जो संबंध हैं 1908 में बहुत हद तक बिगड़ गए थे, परंतु 1914 में ये अपनी चरम सीमा पर पहुँच गए थे। इसी कारण प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। अब ध्यान से सुनना। सर्बिया के लोग स्लाव लोगों की मुक्ति के लिए इन्होंने कुछ गुप्त संस्थाएं बनाई थी। उन्हीं संस्थाओं में से एक थी काला हाथ और दूसरी का नाम था मृत्यु। क्लियर है? समझ में आ गया? एक का नाम था काला हाथ, दूसरी का नाम था मृत्यु। ये दो ऐसी संस्था थी जो स्लाव लोगों की मुक्ति के लिए इन्होंने बनाई थी। अब ऐसे में इनमें एक काला हाथ ने अपनी दूसरी संस्था मृत्यु के साथ हाथ मिलाकर, ध्यान से सुनना, काला हाथ ने अपनी दूसरी संस्था मृत्यु के साथ हाथ मिलाकर बोस्निया के गवर्नर पोटियोर्के, क्या नाम था इनका? पोटियोर्के की हत्या की योजना बनाई। समझ में आ गया? बोस्निया के गवर्नर पोटियोर्के की हत्या की योजना बनाई थी इन्होंने। क्लियर है? किन्होंने? सर्बिया की गुप्त संस्थाएं काला हाथ और मृत्यु ने, इन दोनों ने मिलकर। बट हुआ ये कि उसी समय इन दोनों को पता चला कि ऑस्ट्रिया का युवराज, क्या पता चला इनको? ऑस्ट्रिया का युवराज फर्डिनेंड बोस्निया की सरकारी यात्रा पर आने वाला है। इन्हें क्या पता चला कि ऑस्ट्रिया का युवराज फर्डिनेंड बोस्निया की सरकारी यात्रा पर आने वाला था
और उन्होंने युवराज की हत्या का षड्यंत्र रच दिया। उन्होंने युवराज की हत्या का षड्यंत्र रचा। यही रीज़न हुआ कि आर्क ड्यूक और उनकी पत्नी, ठीक है, आर्क ड्यूक और उनकी पत्नी सोफी 28 जून 1914 को बोस्निया के प्रमुख शहर कहाँ गए? ये कहाँ गए थे? सेराजीवो। कहाँ गए थे? सेराजीवो गए थे, ठीक है, सेराजीवो गए थे। वहीं पर दुर्भाग्य से सर्बिया के सर्बिया की ये दो संस्थाएं काला हाथ और मृत्यु ने जो योजना बनाई थी, तो सेराजीवो से टाउन हॉल की ओर उनका शाही दल जा रहा था। सेराजीवो से टाउन हॉल की ओर उनका रथ जा रहा था। तभी एक षड्यंत्रकारी, यानी तभी एक जिसने आर्कड्यूक और उनकी पत्नी को गोली मारी, उसका नाम था गैवरीलो। क्या नाम था? गैवरीलो प्रिंसिप। गैवरीलो प्रिंसिप इनका नाम था, जिन्होंने आर्कड्यूक और उनकी पत्नी सोफी को, आर्कड्यूक की पत्नी का नाम क्या था? सोफी, उनको गोली मारी थी। उसी समय जिस टाइम पे आर्कड्यूक और उनकी पत्नी की मृत्यु हुई, वही मेन रीजंस था जो कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण माना गया। आर्कड्यूक जो है ये ऑस्ट्रिया का राजा था। किसका राजा था? ये ऑस्ट्रिया का राजा था। अब नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब ऐसे ही एक कई कारण हैं, उनमें एक कारण है ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया को अल्टीमेटम, यानी कि ऑस्ट्रिया की प्रतिक्रिया। आप समझिए भाई, ऑस्ट्रिया के राजा की मौत हुई तो ऑस्ट्रिया की प्रतिक्रिया, ऑस्ट्रिया की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए थी? भाई अगर किसी देश के राजा को या किसी भी मिनिस्टर को मार दोगे तो वो देश चुप तो बैठेगा नहीं, तो वहाँ के देश क्या होंगे? भड़केंगे। तो ऐसे में इन्होंने क्या किया? ऑस्ट्रिया जर्मनी के समर्थन के बिना, ध्यान से सुनना, ऑस्ट्रिया जर्मनी के समर्थन के बिना सर्बिया से युद्ध नहीं कर सकता था। ऑस्ट्रिया जर्मनी के समर्थन के बिना सर्बिया से युद्ध नहीं कर सकता था। यही रीज़न हुआ कि जर्मनी के सम्राट को, ऑस्ट्रिया ने जर्मनी के सम्राट को एक पत्र लिखा और कहा कि आपको हमें समर्थन करना ज़रूरी है। मतलब उन्होंने बोला कि आप हमें समर्थन करें इस युद्ध में। तो जर्मनी ने सुन में आ रहे हैं, जर्मनी ने 5 जुलाई 1914 को 5 जुलाई 1914 को जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को ये कह दिया था कि वो जो भी निर्णय करेगा जर्मनी उसका समर्थन करेगा। और इसी डिसीजंस को जर्मनी द्वारा ऑस्ट्रिया का कोरा चेक, इतिहास में इसे जर्मनी द्वारा कोरा चेक भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि भाई जर्मनी ने बोल दिया कि भाई ऑस्ट्रिया जो भी डिसीजंस लेगा जर्मनी उसका पूर्ण समर्थन करेगा। तो एक ब्लैंक चेक हो गया ना एक तरह से, कि कोई भी डिसीजंस करेगा जर्मनी उसका साथ देगा। ये जर्मनी ने कमिटमेंट कर दी थी किससे? ऑस्ट्रिया से। ठीक है, आगे चल के ऑस्ट्रिया की गवर्नमेंट ने 23 जुलाई को, ऑस्ट्रिया की गवर्नमेंट ने 23 जुलाई को सर्बिया को अल्टीमेटम दे दिया, और जिसमें उसकी शर्तों को 48 घंटों में ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को अल्टीमेटम दिया और उसकी शर्तों को 48 घंटे में, समझ में आ रहा है, 48 आवर्स, समझ में आ रहा है, 48 आवर्स के अंदर 48 घंटे में उसकी शर्तों को मानने के लिए कहा। किसने? ऑस्ट्रिया ने। ठीक है, ऐसे ही जब सर्बिया ने ऑस्ट्रिया की सारी शर्तें मान ली, सर्बिया ने ऑस्ट्रिया की सारी शर्तें मान ली, परंतु 2 शर्तें थी जो सर्बिया ने नहीं मानी। ऑस्ट्रिया का कहना था कि हमें सर्बिया के अंदर घुसकर
छानबीन करने की परमिशन दी जाए। ये किसका कहना था? ऑस्ट्रिया का। किसके लिए? सर्बिया के लिए। अगर सर्बिया ऑस्ट्रिया को ऐसी परमिशन दे देता तो सर्बिया के मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका मान सम्मान घट जाता। यही रीज़न्स था कि सर्बिया ने ऑस्ट्रिया की ये शर्तें नहीं मानी और जांच पड़ताल के कार्य को लेके सर्बिया ने बोला कि अंतर्राष्ट्रीय कानून, क्या? अंतर्राष्ट्रीय कानून जो भी डिसीजंस लेगा सर्बिया उसका पालन करेगा। बट इस डिसीजन से ऑस्ट्रिया खुश संतुष्ट नहीं था और उसने, क्योंकि ऑस्ट्रिया तो भाई युद्ध करने का डिसीजंस पहले ही बना चुका था ना, क्योंकि ऑस्ट्रिया को तो कोई ना कोई बहाना चाहिए था कि सर्बिया उससे मना करे और मैं उसके प्रति युद्ध की नीति स्टार्ट कर दूं। तो यही रीज़न हुआ कि ऑस्ट्रिया ने जर्मनी के विरुद्ध 28 जुलाई 1914 को युद्ध की घोषणा कर दी। अगले ही दिन 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की तारीख के इतिहास में जाना जाता है। ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो अगले ही दिन ऑस्ट्रिया ने बेलग्रेड पर बम की वर्षा कर दी। तो जैसे ही बम की वर्षा की, सर्बिया पर रूस इस कार्रवाई का मतलब रूस सर्बिया की तरफ से युद्ध में प्रवेश करने लग गया। रूस के जार ने अपनी सैन्य क्षमता को ऑस्ट्रिया के विरुद्ध खड़ा कर दिया। अब ऐसे में हुआ ये कि रशिया के रूस के युद्ध में प्रवेश के होने के कारण 31 जुलाई 1914 को जर्मनी ने 12 घंटे की अंतिम चेतावनी दी। किसको? रूस को। और कहा कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध रूस ने जितनी भी सैनिक तैयारी की है वो उसको बंद कर दे, नहीं तो जर्मनी रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देगा। ऐसी अंतिम चेतावनी दी थी किसने? जर्मनी ने। किसको? रशिया को। बट हुआ ये कि रशिया ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। इसका 1 अगस्त 1914 को सुन में आ रहा है? 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और 3 अगस्त को फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। जर्मनी ने 3 अगस्त को फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी और 1 अगस्त को जर्मनी ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। अब इसके साथ ही हम आगे पढ़ते हैं। इंग्लैंड का युद्ध में प्रवेश। किसका? इंग्लैंड का युद्ध में प्रवेश। इंग्लैंड के विदेश मंत्री ग्रे, इंग्लैंड के फॉरेन मिनिस्टर थे जिनका नाम है ग्रे। ये प्रथम विश्व युद्ध के एकदम विपरीत थे। ये नहीं चाहते थे कि युद्ध हो और ऐसे में 1905 से लेके 1912 तक के समय में इंग्लैंड ने फ्रांस का समर्थन किया। 1905 से 1912 तक इंग्लैंड ने किसका समर्थन किया? फ्रांस का। इंग्लैंड ने फ्रांस का समर्थन किया था। बट फ्रांस पर आक्रमण होने की
दशा में इंग्लैंड का ये कर्तव्य हो जाता है कि वो फ्रांस को सपोर्ट करे, फ्रांस का समर्थन करे। बट ग्रे की स्थिति काफ़ी कठिन थी, क्योंकि पार्लियामेंट को युद्ध के पक्ष में करना काफ़ी मुश्किल काम था उस समय, क्योंकि ब्रिटेन की पार्लियामेंट नहीं चाह रही थी कि ब्रिटेन युद्ध में प्रवेश करे। ऐसे में ग्रे का पार्लियामेंट को पूर्ण रूप से राजी करना फ्रांस की तरफ से युद्ध में काफ़ी कठिन समस्या थी। अब ऐसे में हुआ ये कि ग्रे जो है वो त्रिराष्ट्र की संधि को, मैत्री संधि को, त्रिराष्ट्र की मैत्री संधि को बनाए रखना चाहता था। कौन? ब्रिटेन। वो नहीं चाहता था कि त्रिराष्ट्र टूटे। इसीलिए त्रिराष्ट्र की मैत्री संधि को बनाने के लिए 31 जुलाई को 1914 को फ्रांस के राष्ट्रपति ने अपना एक दूत भेजा। किसके पास? जॉर्ज पंचम के पास अपना एक दूत भेजा। कब? 31 जुलाई 1914 को। 31 जुलाई 1914 को फ्रांस के राष्ट्रपति ने जॉर्ज पंचम के पास अपना एक दूत भेजा और युद्ध में अपनी तरफ से सहायता मांगी। कहा कि आप हमें युद्ध में हमारी तरफ से हमें सहायता प्रदान करें। अब हुआ ये कि इंग्लैंड ने 31 जुलाई को ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने, इंग्लैंड के फॉरेन मिनिस्टर ने फ्रांस और जर्मनी की गवर्नमेंट से को एक लेटर भेजा, जिसमें ये पूछा गया कि क्या वो बेल्जियम की, ध्यान से सुनना, बेल्जियम की तटस्थता का आश्वासन देते हैं। फ्रांस ने ब्रिटेन की इस शर्त को मान लिया, बट जर्मनी ने इसका कोई भी उत्तर नहीं दिया। और क्यों नहीं दिया? क्योंकि जर्मनी चाह रहा था कि ब्रिटेन खुद अपनी तटस्थता का आश्वासन मुझे दे। अगर मैं बेल्जियम की तटस्थता का आश्वासन देता हूं तो इसके बदले में ब्रिटेन मुझे अपनी तटस्थता का आश्वासन दे, जो कि ब्रिटेन का विदेश मंत्री ऐसा करने को तैयार नहीं था, क्योंकि 2 अगस्त को जर्मनी ने लग्जमबर्ग को अपने कंट्रोल में ले लिया था और बेल्जियम को 12 घंटे के अंदर अपने राज्य में से, ध्यान से सुनना, जर्मनी ने बेल्जियम को बोला कि मुझे अपने क्षेत्र में से जाकर युद्ध करने की परमिशन दे दे। किससे बोला? जर्मनी ने बेल्जियम से बोला, 12 घंटे में अपनी शर्त को मानने के लिए बोला। क्यों? क्योंकि वो फ्रांस के काफ़ी नज़दीक आ जाता। ऐसी मांग करी थी किसने? जर्मनी ने। बट बेल्जियम ने इसे अस्वीकार कर दिया। बेल्जियम ने जर्मनी की इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया और इंग्लैंड से अपनी सहायता मांगी। किसने? बेल्जियम ने बोला, भाई देख ले, ये मुझे ये वो कर रहा है, क्या कर रहा है, मुझे ये परेशान कर रहा है और आपको मेरी सहायता करनी होगी। किसने बोला? बेल्जियम ने बोला इंग्लैंड से। और इंग्लैंड ने पर्शिया और अन्य राज्यों के साथ 1839 में बेल्जियम की तटस्थता की गारंटी दे रखी थी। किसने? इंग्लैंड ने। और बेल्जियम पर जर्मनी का अधिकार होने से इंग्लैंड की सुरक्षा खतरे में आ जाती। ध्यान से सुनना, बेल्जियम पर अगर जर्मनी का अधिकार हो जाता तो इंग्लैंड की सुरक्षा खतरे में आ जाती। इसे देखकर इंग्लैंड ने जर्मनी के सामने एक
प्रस्ताव रखा और कहा कि वो बेल्जियम के सामने जो भी आपने शर्त रखी है आप उसको वापस ले लो, नहीं तो मुझे आपके विरुद्ध कार्यवाही करनी होगी। जर्मनी ने ऐसा नहीं किया और यही रीज़न हुआ ब्रिटेन 4 अगस्त को युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया। किसकी तरफ से? ऑस्ट्रिया की तरफ से। 4 अगस्त अब है, ध्यान से सुनना, अमेरिका का युद्ध में प्रवेश। अब अमेरिका भी तो आएगा ना, अमेरिका भी प्रथम विश्व युद्ध से कहाँ बचा? अमेरिका का युद्ध में प्रवेश। अब 4 अगस्त को, 4 अगस्त 1914 को अमेरिका ने तटस्थता की नीति का पालन कर लिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस टाइम पे, कौन थे? विल्सन। कौन थे अमेरिका के राष्ट्रपति? विल्सन। इन्होंने तटस्थता की नीति का पालन किया और बट ध्यान से सुनना, परंतु इनका ज़्यादातर इनकी सहानुभूति मित्र राष्ट्रों की तरफ थी। इनकी सहानुभूति किसकी तरफ थी? मित्र राष्ट्र की तरफ थी। मित्र राष्ट्र को विजयी बनाना चाहता था अमेरिका, क्योंकि मित्र राष्ट्र के देशों ने जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो मित्र राष्ट्र देशों ने अमेरिका से साजो सामान खरीदना शुरू कर दिया। इससे हुआ ये, अमेरिका के उद्योगपति और ज़्यादा धनी होते चले गए और अमेरिका की इकोनॉमी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। अमेरिका ने मित्र राष्ट्र देशों को कर्जा भी दिया, क्या खरीदने के लिए? युद्ध के सामान खरीदने के लिए पैसे भी दिए। किसने? अमेरिका ने। ये सारे कारण बताते हैं कि अमेरिका मित्र राष्ट्र देशों को विजयी बनाना चाहता था। अब उस समय 1917 में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। एक थी रूस की क्रांति, समझ में आ गया? एक थी रूस की क्रांति, ठीक है। रूस की क्रांति, जब रूस में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन यानी बोल्शेविक क्रांति के कारण अमेरिका ने जर्मनी से संधि कर ली थी। समझ में आ गया? अमेरिका ने किससे संधि कर ली? जर्मनी से। ध्यान से सुनना, अब अमेरिका के संबंध 1917 में किसके साथ हो गए थे? जर्मनी के साथ हो गए थे। किसके संबंध? अमेरिका के, ठीक है। अब जब इससे मित्र राष्ट्र की स्थिति क्या हो गई? कमज़ोर हो गई। इससे मित्र राष्ट्र की स्थिति कमज़ोर हो गई। और दूसरा पॉइंट है, अमेरिका का लुसिटानिया नामक यात्री जहाज, लुसिटानिया, क्या नाम था? लुसिटानिया। इस जहाज में जर्मन लोगों ने इसे डुबा दिया था और इस जहाज में अमेरिका के लोग थे। इससे अमेरिका, कितने लोग थे अमेरिका के? 1200 लोग थे इस जहाज में। किसमें? लुसिटानिया। लुसिटानिया में अमेरिका के 1200 लोग थे। ये 1200 लोग अमेरिका के मारे गए। इससे अमेरिका के लोगों में जर्मनी के विरुद्ध एक विरोध उत्पन्न हो गया। मार्च 1916 में जर्मनी ने फ्रांस के एक यात्री जहाज था जिसका नाम था ससेक्स। क्या नाम था? ससेक्स। ये फ्रांस का एक जहाज था। इसे भी जर्मनी के पनडुब्बियों ने डुबा दिया था। इस जहाज में भी कई अमेरिकी नागरिक घायल हुए थे। इस घटना से अमेरिका ने 18 अप्रैल 1916 में अमेरिका की गवर्नमेंट ने जर्मनी को ये चेतावनी दे दी कि वो अपने पनडुब्बी तुरंत बंद कर दे, नहीं तो अमेरिका को जर्मनी के साथ राजनीतिक संबंध खत्म करने पड़ेंगे। ये 18 अप्रैल 1916 में अमेरिका ने बोल दिया था। किसे? जर्मनी को। क्लियर है? बट हुआ ये मार्च 1917 में जर्मनी के नागरिक
समझ में आ गया। जर्मनी ने बोला कि वह ऐसा नहीं करेगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो मार्च 1917 में जर्मनी ने 5 अमेरिका के जहाज़ों को मार्च 1917 में जब उनके जहाज़ों को डुबा दिया तो अमेरिका का धैर्य समाप्त हो गया और 6 अप्रैल 1917 में अमेरिका ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। इस तरह अमेरिका भी युद्ध में प्रवेश कर गया। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व 2 पार्ट में डिवाइडेड हो गया था। संपूर्ण विश्व 2 पार्ट में डिवाइडेड हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध 2 पार्ट में डिवाइडेड हो गया था। अब एक तरफ थे मित्र राष्ट्र के अंदर कौन कौन था? इसमें इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, सर्बिया, जापान, पुर्तगाल, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका, रोमानिया, यूनान, श्याम, साइबेरिया, क्यूबा, पनामा, ब्राज़ील, ग्वाटेमाला आदि कंट्रीज़, ये सब किस में थे? मित्र राष्ट्र में। क्लियर है। और दूसरे में थे धुरी राष्ट्र। दूसरे में कौन थे? धुरी राष्ट्र। इनमें कौन कौन देश थे? इसमें थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बल्गेरिया और तुर्की। ये मेन देश थे किसमें? धुरी राष्ट्र में। इन्हीं 2 ग्रुप में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ओके। अब ऐसे में प्रथम विश्व युद्ध कितने टाइम तक चला? प्रथम विश्व युद्ध कितने टाइम तक चला? ये चला था, प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्ष 3 महीने और 11 दिन तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। ये इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व युद्ध था। इसमें 30 देशों के लगभग 6 करोड़, ध्यान से सुनना, इसमें 30 देशों के लगभग 6 करोड़ 50 लाख सैनिकों ने भाग लिया और युद्ध में मारे जाने वाले सैनिकों की संख्या 80 लाख थी। युद्ध में कितने लोग मारे गए? 80 लाख लोग मारे गए और लगभग 12 करोड़ लोग घायल हुए। कितने लोग घायल हुए? 12 करोड़ लोग घायल हुए थे प्रथम विश्व युद्ध के अंदर। और कुल मिलाकर यहाँ पर कितनी आर्थिक नुकसान हुआ प्रथम विश्व युद्ध में? 40,000 मिलियन पौंड का आर्थिक नुकसान उस समय हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में। और इसी के साथ प्रथम विश्व युद्ध में यूरोप के 3 राजवंश, जिसमें ऑस्ट्रिया का हेब्सबर्ग, ऑस्ट्रिया का राजवंश था हैब्सबर्ग, और जर्मनी का होहेनजोलन। जर्मनी का राजवंश था होहेनजोलन।
होहेन-जोलन, और रूस का था रोमेनाफ। रूस का राजवंश कौन सा था? रूस का राजवंश था रोमेनाफ। इन 3 प्राचीन राजवंशों का इस महायुद्ध में अंत हो गया था। क्लियर है? अब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? मैं नेक्स्ट क्लास में उस डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है? थैंक यू सो मच।